गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत, और अपना नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत को दो भागों में बांटा। यही मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद, बी नंबर प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का अध्ययन हम कर चुके थे, जिसमें हमने ये बताया कि प्लेटो का जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग में कौन आएगा? शासक और सैनिक वर्ग। अभिभावक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वह साधारण भोजनालयों में भोजन करेगा और क्या है, साधारण शिविरों में ही रहेगा। उसको कंचन कामनी के मोह से मुक्त रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, यानी सोना और चांदी को उसे छूना तक मना है। और हमने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की अरस्तु द्वारा आलोचना भी की। अब हम बी पॉइंट कर रहे थे, प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद, यानी इसमें प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी, उसमें कहा कि अभिभावक वर्ग। अब हम करेंगे प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद। अभिभावक वर्ग, शासक वर्ग व सैनिक वर्ग को उसने क्या नाम दिया? अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग यानी क्या है? शासक और सैनिक वर्ग को परिवार से भी वंचित रखा गया। प्लेटो का मानना था कि परिवार या स्त्रियां भी कह सकते हैं, स्त्री विषयक साम्यवाद। परिवार और क्या है को रखने से मनाही की। उसने क्या कहा कि शासक और सैनिक वर्ग क्या है, परिवार के मोह में फंसकर अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए उसने क्या है, परिवार विषयक साम्यवाद के सिद्धांत की विवेचना की। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने साम्यवाद की वैसी ही विवेचना की जैसे कि कार्ल मार्क्स ने की, और हम ये इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद, यानी इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लेटो का अभिभावक वर्ग में क्या आएगा? शासक और सैनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग को उसने पृथक रखा है। उत्पादक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग को ना तो परिवार रखना है और ना ही यानी विवाह करना है। इन दोनों की उसने मनाही की है। साथ ही प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष को समान दृष्टि से नहीं रखता। प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त कोई और अंतर नहीं मानता। यानी क्या है, प्लेटो ये साम्यवाद की आलोचना में हम कह सकते हैं कि प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त और कोई असमानता नहीं मानता। अब हम आते हैं अपने परिवार विषयक साम्यवाद के सिद्धांत पर, यानी अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति के विरोध के साथ ही साथ प्लेटो ने परिवार और स्त्रियों के यानी विवाह की भी यानी मनाही की है। और उन्होंने कहा कि प्लेटो का विचार यह है कि अभिभावक वर्ग कुशलता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उसे संपत्ति के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। इसमें हम क्या लिखेंगे? परिवार
और स्त्रियों के मोह से मुक्त रहकर कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्लेटो ने यह कहा कि साम्यवाद, संपत्ति विषयक साम्यवाद के अपेक्षा परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार रूप से विवेचन किया है। प्लेटो ने, यानी हम कह सकते हैं कि संपत्ति विषयक साम्यवाद की तुलना में परिवार विषयक साम्यवाद की अधिक विस्तृत रूप से विवेचना की है। यानी प्लेटो ने इस सिद्धांत के स्वरूप का अर्थ बतलाते हुए कहा है कि अभिभावक वर्ग, जैसे मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, अभिभावक वर्ग के स्त्री व पुरुष में से कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। यानी क्या है, ना ही कोई अपना निजी परिवार बनाएगा और ना ही किसी से विवाह करेगा और ना ही उसके साथ सहवास करेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी, इनकी संतानें भी सबकी समान रूप से होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान अपने माता पिता को। यानी क्या है, पत्नियां सबकी समान रूप से सामूहिक होंगी और ना ही उसे परिवार रखने का अधिकार होगा। ये था प्लेटो का साम्यवाद का यानी परिवार विषयक सिद्धांत। इसकी हम आगे कुछ इसके पक्ष में यानी हम इसकी कुछ विशेषताएं करेंगे। हम कर रहे थे प्लेटो का परिवार या स्त्री विषयक साम्यवाद। इसकी हम पक्ष में कुछ तर्क देंगे या यूं कह लो विशेषताओं का वर्णन करेंगे। हम 20 नंबर कर रहे थे, क्या था, प्लेटो का परिवार या यूं कह लो, एक ही बात है, स्त्रियों विषयक साम्यवाद। अगर यूं पूछे कि प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, तो आप थोड़ा थोड़ा पहले ए नंबर का लिखोगे। प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद, उसकी थोड़ी विशेषता की आलोचनाएं करोगे। फिर आप लिखोगे प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद। अगर दोनों में से एक पॉइंट दिख रहा है तो हाफ नंबर ही मिलेंगे। दोनों थोड़ा थोड़ा आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, यानी जितने अक्षरों का दिया है। फिर आप लिखोगे प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद और इसकी आलोचना करोगे, तभी ये क्वेश्चन पूरा होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की विवेचना कीजिए, तो आप प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद ही लिखेंगे। स्टार्टिंग में प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद में आप प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में बताएंगे। परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में आप नहीं लिखेंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उसमें पूछा गया परिवार विषयक साम्यवाद की विवेचना कीजिए, तो आप उसको यानी सिर्फ संपत्ति विषयक साम्यवाद का विवेचन नहीं करोगे और परिवार विषयक साम्यवाद का ही आप विवेचन करोगे। अगर आपको यूं कह दिया जाए कि यानी प्लेटो का जो साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से विवेचना कीजिए, तो प्लेटो के साम्यवाद के बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए और उसकी आप क्या है आधुनिक साम्यवाद से आलोचना करोगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगी। यानी क्या है, प्लेटो के परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम इस जो मैंने आपको पढ़ाया उसी को आगे पॉइंटों में विभाजित करेंगे। यानी क्या है, अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना। इसमें एक नंबर क्या आएगा, अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना। वही बात आ गई, अभिभावक वर्ग मैंने आपको पहले बताया, बारी बारी बता रही हूँ भाई। अभिभावक वर्ग में शासक और सैनिक वर्ग ही आएंगे, उत्पादक वर्ग नहीं आएगा। यानी अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना, यानी प्लेटो का परिवार विषयक
साम्यवाद इस सिद्धांत पर आधारित कहते हैं कि अभिभावक वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग को क्या है, परिवार से मुक्त रखा जाना चाहिए। प्लेटो परिवार को एक घातक संस्था मानता था जो व्यक्ति के संकीर्ण और स्वार्थमयी भावनाओं को उत्पन्न करती है। क्या करती है? परिवार को क्या है वो, एक बात तो ये ध्यान रखोगे, परिवार को व्यक्ति के लिए घातक संस्था मानता था। दूसरा क्या है इसमें, यानी परिवार क्या है, परिवार रखने से व्यक्तियों की मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थमयी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। स्वार्थमयी भावनाएं, और इसके साथ ही क्या है, हम क्या अध्ययन करेंगे, स्वार्थमयी भावनाओं के साथ साथ संकीर्ण मनोवृत्ति, छोटी सोच, संकीर्ण मनोवृत्ति, ये दो भावनाएं विकसित हो जाएगी, ऐसा प्लेटो का मानना था। पहले क्या था, प्लेटो परिवार को एक घातक संस्था मानता था, और दूसरा क्या है, इसे परिवार रखने से क्या है, शासक और सैनिक वर्ग में स्वार्थमयी भावनाएं और क्या है, संकीर्ण भावनाओं का विकास हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर क्या होगा, परिवार के मोह और चिंताओं में फंसकर क्या है, शासक और सैनिक वर्ग क्या है, सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाएगा जैसी क्या है, सजगता की आवश्यकता अभिभावक वर्ग के लिए थी। तो हम कह सकते हैं कि वो परिवार को घातक संस्था मानता था और स्वार्थमयी और संकीर्ण मनोवृत्ति का परिणाम मानता था। और दूसरा क्या है, यानी अगर वो परिवार रखेगा तो क्या है, इस अपने कार्य को उतनी सजगतापूर्ण नहीं कर पाएगा जितना कि वो बिना परिवार के यानी शासक और सैनिक वर्ग जनता के हित में कर सकता है। इसके साथ ही हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, राज्य में एकता स्थापित करने के लिए। राज्य में ये सारा मैं मिटा रही हूँ, परिवार विषयक साम्यवाद का एक दूसरा पॉइंट कर रहे हैं अपन। इसमें क्या है, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु, यानी परिवार विषयक साम्यवाद के पक्ष में प्लेटो ने ये तर्क ये भी दिया है कि राज्य में एकता स्थापित करने हेतु भी प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद उपयोगी है। यानी राज्य में एकता और स्थायित्व बनाने के लिए, यानी परिवार से क्या है, व्यक्ति में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो जाती है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, यानी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष करते रहते हैं, यानी व्यक्ति की क्या है, स्वार्थ में इच्छाएं प्रबल हो जाती है और अपना कार्य उतनी सजगतापूर्ण नहीं कर पाता और जितना कि उसे करना चाहिए, और पारस्परिक संघर्ष की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए, यानी क्या है, इसके साथ ही समस्त स्त्री पुरुष को एक परिवार में परिणित करके राजनीतिक समानता की बात भी करता है। यानी क्या है, प्लेटो स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते हुए, स्त्री, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते हुए क्या है, राजनीतिक समानता को सुदृढ़ करता है। राजनीतिक समानता को सुदृढ़ करता है, यानी क्या है, राजनीतिक समानता की बात करता है, क्योंकि प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद राजनीतिक समानता के अनुकूल है। इसके साथ ही हम तीसरा पॉइंट करेंगे, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। नारियों की मुक्ति की मुक्ति
समान अधिकार। जैसे पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि प्लेटो स्त्री पुरुष को यानी समानता यानी राजनीतिक समानता की बात कर रहा है। ये हम आगे तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि प्लेटो नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार की बात करता है। पहले क्या था, स्त्रियों का कार्य क्या था, केवल संतान की उत्पत्ति करना और क्या है, घर की चार दीवारी में घर के लोगों का पालन पोषण करना। इसे हम पढ़ेंगे कि प्लेटो के समय में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति पढ़ी। उसमें एथेंस का जो सार्वजनिक जीवन क्या था, पुरुषों पर आधारित था। एथेंस का सार्वजनिक जीवन किस पर आधारित था, पुरुष प्रधान था। लेकिन स्पार्टा में आगे हमने पढ़ा जिसमें स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया गया। तो क्या था, पुरुष प्रधान समाज था और इसके साथ ही उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना था और राज्य की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। क्या था, विवाह एक साधन और पत्नी क्या है, उपकरण मानी जाती थी। तो ऐसे में क्या है, प्लेटो ने नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार की बात करते हुए कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में ही बर्बाद हो जाती है। ऐसा प्लेटो का कहना था। प्लेटो के विषय में हीन जीवन का अंत करना चाहता था, यानी स्त्रियों की इस हीन दशा का जो असमानता की थी, सामाजिक और राजनीतिक असमानता, इसको दूर करना चाहता था। इसलिए उसने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त समझा। ये आप याद रखोगे, प्लेटो ने स्त्रियों और पुरुषों की समानता, राजनीतिक और आर्थिक समानता की बात की और स्त्रियों को घर के चार दीवारी से बाहर निकाला। प्लेटो के विचार यानी उस समय प्लेटो की सोच इतनी वाइड थी कि उन्होंने यानी उसके विचार वर्तमान में भी इतने प्रासंगिक है। वर्तमान में क्या है, स्त्रियों को पुरुषों के समान ही समझा जाता है। उन्हें सभी समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार है, यानी एक निश्चित अंक प्राप्त करने के पश्चात यानी उन्हें किसी भी कार्य को करने से नहीं, यानी वे क्या है, पुरुषों के समकक्ष है, किसी भी दृष्टि से वो कम नहीं है। यानी प्लेटो के विचार वर्तमान में भी अप्लाई है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि और उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए कि स्त्रियों के मुक्तियों के लिए अभिभावक वर्ग को परिवार से पूर्णतः वंचित करना चाहता है। यानी क्या है, स्त्रियों की मुक्ति के लिए ही वो अभिभावक वर्ग को क्या है, परिवार के मोह से मुक्त रखना चाहता है। अतः प्लेटो ने क्या है, स्त्रियों के यानी नारियों की मुक्ति तथा समानता की बात कही और नारी अधिकारों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही हम तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट करेंगे, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति यानी क्या है, प्लेटो ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसमें कहा कि प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुषों का संसर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं वरन राज्य की इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी क्या है, इस पॉइंट में भी उसने राज्य के हितों को सर्वोपरि माना है। यानी स्त्री और पुरुषों के संसर्ग में भी यानी उसने क्या है, राज्य के हित को सर्वोपरि माना है, राज्य के हित को प्राथमिकता दी है, समाज कल्याण को प्राथमिकता दी है। और इसको आगे सिद्धांत को बढ़ाते हुए उसने कहा है कि राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए। यानी क्या है, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति
प्राप्ति भी राज्य के हितों को यानी सर्वोपरि रखते हुए की गई है और साथ में ही आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने उपाय सुझाया है कि उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुषों को ही विवाह सूत्र में बांधा जाए ताकि वो श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हो। इस प्रकार यानी इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि प्लेटो यानी शिशु के जन्म से पूर्व ही उसके कार्य के यानी उसकी कार्य योजना के बारे में अपने विचार लिख देता है। जैसे उसने कहा कि बार्कर के अनुसार प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि श्रेष्ठ नस्ल की संतान उत्पन्न हो। उसने ये भी कहा कि शिक्षा दीक्षा बनी प्रकार हो वरन उसका जन्म भी उचित रूप से चुने हुए और स्वस्थ पूर्वजों से होना चाहिए। स्वयं प्लेटो के स्वयं यानी प्लेटो ने स्वयं भी कहा है कि शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाना चाहिए। यानी इसमें आप प्लेटो का ये कथन लिखोगे कि शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाना चाहिए। यानी इस पॉइंट में प्लेटो का ये कथन उसने लिखा है कि श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति के लिए कार्य क्या है, जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाना चाहिए। इसके साथ ही हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार विषयक साम्यवाद की योजना एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। यानी क्या है, एक साथ यह सिद्धांत एक साथ अनेक योजनाओं को पूर्ण करता है। यानी एक ही साथ कई कार्यों को यानी कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आप यूं लिख सकते हो, उद्देश्य की जगह योजनाओं की जगह उद्देश्य, कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके आधार पर अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को भली भांति कर सकता है। अभिभावक वर्ग यानी शासक वर्ग अपने कर्तव्य यानी समाज कल्याण से संबंधित और राज्य के हित को सर्वोपरि रखते हुए यानी अपना कार्य क्या है, सजगता और कुशलता पूर्वक कर सकता है। इसके साथ ही राज्य में एकता उत्पन्न होती है और संतति का सुधार होता है। इससे स्त्रियों की मुक्ति और राज्य की सेवा के अवसर भी प्राप्त होते हैं। यानी इससे क्या है, स्त्रियों की संपत्ति और सेवा के अवसर भी प्राप्त होते हैं और राज्य कार्य भी सुचारू रूप से चल पाता है। अब हम इसकी अरस्तु द्वारा आलोचना करेंगे। जैसे हमने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की अरस्तु द्वारा आलोचना की, वैसे ही हम प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद की अरस्तु द्वारा आलोचना करेंगे। अरस्तु क्या थे, पाश्चात्य विचारक की थी प्लेटो की तरह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अरस्तु। अब हम करने जा रहे हैं प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की अरस्तु द्वारा आलोचना। इसमें हम पहली आलोचना पढ़ेंगे कि दोनों ही साम्यवाद यानी दोनों कौन से, परिवार विषयक और संपत्ति विषयक हम आते हैं। यानी संपत्ति विषयक साम्यवाद की परिवार विषयक साम्यवाद, इसमें हम कहेंगे कि प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता। यानी क्या है, वो लिंग भेद के अतिरिक्त स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं मानता। एक आलोचना तो ये प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है। यानी स्त्री की प्रकृति में लिंग एकमात्र तथ्य नहीं है जिसमें वह पुरुष से भिन्न है, अपितु उसे तो समस्त जीवन को प्रभावित करती है। यानी स्त्रियां क्या है,
पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला देता है। साथ ही वह कहता है कि पति और पत्नी का संपर्क केवल यौन संबंध के रूप में ही नहीं होना चाहिए, वरन वह तो जीवन का सार है। और इसके साथ ही इस प्रकार साम्यवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है और इस दृष्टि से अव्यवहारिक है। मनोविज्ञान की अवहेलना करता है और साथ क्या है, अव्यवहारिक है। व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। इसके आगे का पॉइंट हम यह करेंगे कि राज्य के माध्यम से संसद स्थापित कर बुद्धिमान और सदाचारी बलवान की एक जाति उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन अनाथ बालक क्या होते हैं, लाडले और मानव जाति के दुर्बल नमूने सिद्ध हुए हैं। और प्लेटो एक संदिग्ध हित के लिए मान्यता प्राप्त संस्था को समाप्त करता है, जो सदाचार का स्रोत और नागरिकता के गुणों की श्रेष्ठ पाठशाला है। यानी क्या है, वो परिवार को जो घातक संस्था मानकर उनके विनाश की बात करता है। और साथ ही हम ये मानते हैं कि अनाथ बालक क्या है, यानी उनके दुर्व्यसनों में या भ्रष्टाचार में लिप्त होने की अधिक आशंका रहती है। इसके साथ ही नेक्स्ट करेंगे, जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। यानी प्लेटो ने क्या कहा, यानी सभी क्या है, साधारण भोजनालयों में रहेंगे, समान रूप से सभी एक परिवार का हिस्सा होंगे और सब स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी। तो इस प्रकार यानी हम कह सकते हैं कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। और प्लेटो की व्यवस्था में जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उसका पालन पोषण वैसे दुलार और प्यार से नहीं होगा जैसा कि एक परिवार में व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार अरस्तु की इस बात को दृष्टि में करते हुए यानी हम कह सकते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उचित है। यानी अरस्तु ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं उचित है। ऐसा मानना था कि उसने यानी जो अनाथ बालक होता है यानी उसकी परवाह कोई नहीं करता। इसके साथ ही हम नेक्स्ट करेंगे, उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत की विवेचना क्या है, पशुओं के साथ कर दी है। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे कि स्त्रियों का साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देता है, जो कि श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। संयम के गुण को क्या है, नष्ट कर देता है, जो कि श्रेष्ठ जीवन के लिए या श्रेष्ठ समाज या राज्य के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट करेंगे कि प्लेटो की व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों या स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अपवित्र कार्य होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट करेंगे, प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को इस क्षेत्र में एक साधन बना दिया है और इसके साथ ही व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जाता है। इस प्रकार आज हमने प्लेटो के साम्यवाद परिवार विषयक साम्यवाद की विवेचना की, जिसमें हमने उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी अरस्तु द्वारा आलोचना की। आज हमारा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।